हाय हाय एवरीवन। सो ये है पार्ट टू बाक के फिज़िक्स इंटरव्यू का। तो इसमें मैं मोस्टली जो है क्वांटम और क्वांटम मैकेनिक्स और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स डिस्कस करूँगा। और एक क्वेश्चन था क्लासिकल मैकेनिक्स से, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं इसे शुरू करता हूँ। तो क्लासिकल का मुझे बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो वो था कि अगर हमें एक पेंडुलम दिया हुआ है एक ऐसे, और पहले मुझे कहा गया कि एक पेंडुलम है ऐसा, इसका टाइम पीरियड लिख दो। तो ये तो आसान हुआ, ये हुआ L/G। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस पेंडुलम में मैंने ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। तो इस केस में जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो फिर ये हमें पता होता है कि MA जो होता है, मतलब अगर हम ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ mg लग रहा है, जो नेट फोर्स जो होगा वो होगा MA इक्वल्स टू mg - QE। तो A की वैल्यू होगी G - QE/m। तो अगर हम ये जो है ये एक G इफेक्टिव होता है, अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर दें तो T जो होगा वो होगा 2 पाई L/QE/m। तो ये जो होता है ये थोड़ा चेंज टाइम पीरियड होता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज़ होता है। सो टाइम पीरियड इंक्रीजेस। तो ये जो एक क्वेश्चन था ये मुझे पूछा गया था क्लासिकल से। बस यही था, ये एक्चुअल में एंड में पूछा गया था, तो ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया। फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि SSP से क्या पूछा गया था। तो पहले तो मुझे पूछा गया एक सवाल कि मोनो क्रिस्टल और पॉली क्रिस्टल में फ़र्क क्या होता है। तो इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने तो सीधा कह दिया कि मैंने कभी ये चीज़ें पढ़ी नहीं है। तो वो लोग थोड़े कंफ्यूज हुए और फिर उन्होंने पूछा कि फिर क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, कि क्या पढ़ा है। तो मैंने कहा कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स ये सब पढ़ा है, और FCC SSC ये सब पढ़ा है। तो उनमें से एक सर ने मुझे पूछा कि तुम कैसे बताओगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सा क्यूबिक है, कौन सा हेक्सागोनल है, ऐसे में तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो मैंने वही कहा कि A = B = C और अल्फ़ा = बीटा = गैमा। अगर ये कंडीशन है तो क्यूबिक है। तो हम सारे जो ये पैरामीटर्स जो है इसे और एंगल्स को कैलकुलेट करके हम पता कर सकते हैं कि वो हेक्सागोनल है या फिर क्यूबिक है। तो इन मैंने इसका जवाब दिया। तो उन्होंने पूछा कि तुम ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करोगे, A कैसे कैलकुलेट करोगे, B कैसे करोगे, C कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मैंने बस यहाँ पे ये एक इक्वेशन लिखने की कोशिश की। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट ये ऐसी ही कुछ इक्वेशन होती है। ये एक्सरे डी निकालने के लिए, जो इंटरस्पिनस स्पेसिंग होता है उसको निकालने के लिए होती है। तो और ये ऐसी ही मतलब कॉस बीटा ये ऐसे करके जाती है, C = L कॉस गैमा। तो उन्होंने मुझे फिर जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, उन्होंने सीधा इस पे चले गए कि आप डी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो प्रोसेस बता दो मुझे। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि हम क्या करते हैं, हम इंटेंसिटी वैसे 2θ का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं कि हम किसी भी जो एक प्लेनर स्पेसिंग हो किसी भी एक्सरे क्रिस्टल की, उसके ऊपर कुछ आई इंटेंसिटी की लाइट डालते हैं एंड देखते हो कितने पे डिफ्लेक्ट हो रही है। और ये डिफ्लेक्शन और आई के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमें इस ग्राफ के लिए पीक्स मिलती है, ये ऐसे करके कुछ, मतलब एग्जैक्टली तो ये नहीं बना है। और ये पीक्स जो होती है वो करस्पॉन्डिंग किसी वैल्यू पे होती है, किसी कोऑर्डिनेट पे। और ये HK LL की जो वैल्यूज़ होती है इसके लिए ये पीक्स होती है। तो इन पीक्स की मदद से हम K और L निकाल सकते हैं। और फिर उनके मदद से हम D को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे दो पीक्स दिए, एक 111 और एक दिया 200, और कहा कि 111 पिक कहाँ आएगा और 200 पिक कहाँ आएगा। तो अगर ऐसे हम निकालें ऐसे करके कि 111 पिक कहाँ आएगा और 200 पिक कहाँ आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो ब्रैग्स लॉ जो होता है, ब्रैग्स लॉ, मैंने इसे यूज़ करने को मैं गया। तो मैंने इसमें D को लिया, D sin 2D sin = n लैम्बडा होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो D जो होता है वो किसी n λ/2 sin थीटा ऐसे करके होता है। और D की वैल्यू अगर हम लिखे तो हम D की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं h² + k² + L²। हाँ,
नहीं नहीं, तो ये इक्वेशन होती है, तो मुझे, हाँ ये इक्वेशन होती है। तो हम अगर इसको यहाँ पे डालें तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 sin थीटा। तो ये डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल हुए। तो जिसका ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू √3 होगी इक्वल्स 2 sin थीटा, और ये दूसरे की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 इक्वल्स टू 2 sin थीटा। तो जैसे क्योंकि 2 बड़ा नंबर है तो इस वजह से वो आगे आएगा। तो ये जो है 2 0 0 यहाँ पे ऐसे आएगा, और ये 1 1 1 आएगा। ये मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसे ही आएगा, बट मैंने तो यही आंसर दिया था, बट आई एम नॉट श्योर कि ये आंसर सही है नहीं। फिर उन्होंने ठीक है कहा, इसमें मैं थोड़ा फंबल भी हुआ था तो उन्होंने थोड़ी हेल्प भी की। और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि तुम FCC, BCC, SCC इसमें तुम कैसे डिफ्रेंशिएट इसमें तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। तो मैंने इन्हें जो ज्योमेट्रिक फैक्टर वगैरह करके होता है, ज्योमेट्रिक फैक्टर उससे हम करते हैं, मैंने ऐसे कहा। तो उन्होंने कहा कि ज्योमेट्रिक फैक्टर तो फिर करके दिखाओ, मतलब एक चलो FCC के लिए कैलकुलेट करो। तो पहले उन्होंने पूछा कि FCC में कितने एटम्स होते हैं, तो मैंने कहा कि 4 होते हैं। फिर उन्होंने पूछा उनके पोजीशंस लिखो, तो मैंने एक को 1 0 0 पे डाल दिया। फिर ये ऐसे करके जो भी पोजीशंस होते हैं चारों मैंने लिख दिए। और फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे पूरा का पूरा जो ज्योमेट्रिक फैक्टर का था वो डेरिवेशन कराया। तो जैसे कि जो एटॉमिक फैक्टर होता है वो भी मुझे इतना याद नहीं है, वो इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट होता है, और F के अंदर E, ये पाई H प्लस K प्लस L करके ऐसे कुछ होता है। और ये बेसिकली होता है कि, एक मिनट, ये इसको ऐसे लिखा जाता है, ये कुछ होगा E2 पाई, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है जैसे कि 0 0 0 है, तो U1H प्लस U2K प्लस U3L करके फिर वापस से एक आएगा EI2 पाई, V1H प्लस V2K प्लस V3L। तो वैसे करके जो चारों पॉइंट्स है इनको हमें यहाँ पे डालना होता है। U1 U2 U3 की जगह पे हम डालेंगे 0 0 0, V1 V2 V3 की जगह पे हम डालेंगे हाफ 0 हाफ, ऐसे करके हम डाल सकते हैं। तो एक बार हमने ये सारी चीज़ें डाल दी तो हमें फर्स्ट टर्म से तो हमें 1 मिलता है, बट सेकेंड टर्म से हमें आई पाई H प्लस के ई की पावर आई पाई H प्लस L प्लस ई की पावर आई पाई K प्लस L, ऐसे करके 3 टर्म्स मिलते हैं। और इनमें अगर हम कंडीशंस लगाए, मतलब इन सबको 1 होने के लिए अगर हम कंडीशंस लगाए, तो हमें दिखता है कि H प्लस K प्लस L ये आइदर इवन होना चाहिए या फिर H प्लस K प्लस L ऑड होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमें यहाँ से मिलती है, और यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि अगर यही कंडीशन हो तो फिर ये जो है ये 4F बनेगा, और ये इंटेंसिटी आएगी, ये इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड ऐसा कुछ होता है। तो ये हमें वैल्यू मिलेगी। नहीं तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये सारी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी और हमें इंटेंसिटी ज़ीरो मिलेगी। तो मैंने कहा कि ये जो टर्म्स होते हैं ये ज़रूरी होता है उसको प्रूव करने के लिए। तो उन्होंने ठीक है कहा। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कंडक्टर में इंसुलेटर और जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें आप डिफरेंस बताओ कि क्या होता है। तो मैंने जो हमारा बेसिक डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस का कैसे होता है और अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो होता है उससे बता दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक एक्सपेरिमेंट बताओ कि उस एक्सपेरिमेंट से मैं पता कर सकूं कि कौन सा कंडक्टर है कौन सा सेमीकंडक्टर। तो फिर मैंने तो एक अजीब सा मतलब नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट बताया, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया था और यहाँ पे एक वोल्टेज बैटरी लगा दी थी, और मैंने कहा कि यहाँ से अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, अगर ये इंसुलेटर है तो इसमें तो यार एमीटर की रीडिंग ज़ीरो आएगी, अगर ये कंडक्टर है तो कुछ वैल्यू आएगी, और अगर ये सेमीकंडक्टर है तो कुछ वैल्यू आएगी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, इससे तो आप इंसुलेटर और कंडक्टर में बता सकते हो, बट अगर ये चीज़ कुछ और है जैसे कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का लगभग सेम होता है, तो उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो फिर मैंने इस समय कहा कि आप रेजिस्टेंस से कर सकते हो डिफ्रेंशिएट। तो उन्होंने कहा कैसे। तो मैंने कहा कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है और सेमीकंडक्टर का कम होता है। तो फिर
उन्होंने मुझे पूछा कि पहले तो मुझे प्लॉट करने कहा दोनों को। तो फिर जो कंडक्टर का होता है वो कुछ इस तरह से जाता है और सेमीकंडक्टर का जो होता है वो कम होता है। तो उन्होंने मुझे कहा ये जो पॉइंट होता है t=0 पे, क्या ये रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा, आर ज़ीरो होगा, और अगर ये हुआ तो फिर वो तो सुपर कंडक्टर हो गया। तो फिर मुझे ये इक्वेशन हल्की हल्की याद थी। ये जो एक इक्वेशन होती है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बेस्ड ऑन टेम्परेचर, मुझे ये याद थी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये कुछ एक आर नॉट वैल्यू होगी जो उसका t=0 पे भी वो होगा। फिर उन्होंने मुझे ये था कंडक्टर के लिए और ये था सेमीकंडक्टर के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कंडक्टर में बढ़ रहा है और सेमीकंडक्टर में कम हो रहा है। तो मैंने इसका रीज़न दिया कि टेम्परेचर बढ़ने से एक्साइटेशंस होगी एटम्स में, और उस वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को और इशू आएगा मूव करने में। तो ये तो मैंने इसका रीज़न दिया। इसका मैंने कहा कि बैंड गैप जो होता है वो होता है कुल से 0.7 EV, तो इलेक्ट्रॉन्स को और एनर्जी मिलेगी जाने के लिए। तो उन्होंने इस पे एक्चुअली में कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि ये एटम्स वाला इशू ये तो सेमीकंडक्टर में भी होगा, फिर भी क्यों ये बढ़ रहा है। तो उस समय मुझे पता नहीं था, तो मैं उसका मतलब ठीक से जवाब नहीं दे पाया। मैंने कुछ बोलने की ट्राई की बट वो उतने कन्विंस नहीं हुए। फिर एंड में तो क्वांटम ही था, तो क्वांटम में तो मैं इतना अच्छे से कुछ बता नहीं पाया था। तो उन्होंने पहले मुझे हाइड्रोजन एटम जो होता है EN, उसके जो वेव फंक्शंस होते हैं उसको लिखने को कहा। तो फिर मैंने वो जो वेव फंक्शंस थे वो उसे बना दिए -13.6 वगैरह करके। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर H2 एटम होगा फिर क्या होगा। तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि H2 एटम होगा तो फिर क्या कैसे बनेंगे, वो ये जो एनर्जी वैल्यूज़ है ये जो है वो कम होंगे या बढ़ेंगे, क्या होगा वो मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैंने कहा कि रेड्यूस मास होगा, और क्योंकि हम ज़्यादा बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 13.6 को, तो फिर ये थोड़े हल्के नीचे आएंगे। बट इतना मुझे कुछ आइडिया था नहीं। तो उन्होंने मुझे इन्फिनिटी पे क्या होगा एनर्जी वो सब भी लिखने का। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसका तुम ये ग्राफ ड्रॉ करो एनर्जी का। तो मुझे तो उतना समझ में नहीं आया, मैं तो कुछ भी पोटेंशियल वेल वगैरह कुछ करने की सोच कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो गलत है, तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन लिखो। तो मैंने पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पोटेंशियल ज़ीरो हुआ। तो मैंने ये लिखी। फिर कहा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो मैंने कहा इसका सोल्यूशन जो होगा वो एक प्लेन वेव होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्लेन वेव को आप कैसे प्लॉट करोगे, प्लेन वेव के लिए आप एनर्जी की इक्वेशन कैसे लिखोगे। तो मैंने कहा कि प्लेन वेव के लिए तो ये आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो अभी E और K में पुट करो। तो ये मैंने ये कर दिया था सॉल्व। तो उन्होंने मुझे इस आंसर तक पहुंचा दिया था। तो ये बेसिकली उनको ये चाहिए था, बट मुझे समझ में नहीं आया था, तो उन्होंने हेल्प कर दी थी। तो ऐसे वो हेल्प कर देते। फिर उन्होंने मुझे वही पूछा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखो। तो मैंने अपने यहाँ जो नॉर्मल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो लिखा। फिर पूछा कि इसमें एक एक्सपेरिमेंट बताओ जिससे तुम ये वैलिडेट कर सकते हो। तो फिर मैंने ये अपना जो नॉर्मल सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट होता है वो बताया कि जितना आप नैरो इस स्लिट को करोगे डेल्टा एक्स उतना कम होगा, तो उतना डिस्पर्शन बढ़ेगा, तो डेल्टा पी उतना बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक नॉर्मल बहुत फेमस हुआ, तो अब दूसरा कोई बताओ। तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं आया। मैंने वही वाला जो होता है एक फेमस एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन्स कांट बी न्यूक्लियस, जो हम प्रूव करते हैं इसके मदद से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से, मैंने वो थोड़ा बताया, बट उसमें भी कन्विंस नहीं हुए। मैंने तो ये एक ही पढ़ा था सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो मैं इसे ही एक्सप्लेन करने गया, बट उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो कॉमन है, आप दूसरा कुछ बताओ। तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं, तो मैंने तो यही कह के साइड हो गया। बस फिर क्वांटम में तो बस इतना ही पूछा गया था, और बाकी तो एंड में ठीक था। जैसे मैंने कहा मेरा इंटरव्यू 1 आवर 10 मिनट्स चला था, तो ठीक था मतलब। बाकी तो थैंक यू।